औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum students, and today we are going to do the question answers at the end of your lesson, reflections on the reawakening East, and the purpose is to deepen our insight, our wisdom, our understanding about this lesson, because this lesson actually is too much relevant as far as the times in which we are living. Though it was written some 75 years ago, 1950-51 के अशरे में जो है ये यानी कि ऐसे आया था और उस दौर में ये लिखा गया बर्ट्रैंड रसल की तरफ से, लेकिन आज के दौर में भी ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। तो इसकी विजडम, इसकी हिकमत को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के, व्हाई इज इट इंसुलर फॉर यूरोपियन हिस्टोरियंस टू टर्म द सेंचुरीज आफ्टर द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर द डार्क एजेस। इंसुलर का मतलब होता है तंग नजरी। तो बर्ट्रैंड रसल समझता है कि यूरोपियन हिस्टोरियंस जो हैं, जिन्होंने यूरोप की हिस्ट्री लिखी है, तो उन्होंने जो फॉल ऑफ रोमन एम्पायर है, यानी कि 5वीं सदी में जो है रोमन एम्पायर का फॉल हुआ था, तो उसके बाद का जो दौर है उसको उन्होंने डार्क एजेस का नाम दिया है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि यूरोपियंस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा तंग नजरी का मुजाहरा करते हैं जब इस दौर को वो डार्क एजेस का नाम देते हैं। और रीजन उसका यह है कि वो समझता है कि ये वो दौर था जब इस्लाम दुनिया में आया और खुलफाए राशिदीन ने अपनी जो सल्तनत जो थी इस्लाम की वो फैलना शुरू हुई दुनिया के अंदर, और उसके बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस थे। और उसके बाद जो है यूरोप के और एशिया के बहुत सारे हिस्से, अफ्रीका के बहुत सारे हिस्से जो हैं वो इस्लाम के ज़ेरे तसल्लुत आ गए। और स्पेन जो कि यूरोप का एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाका था, वहां पर जब मुसलमानों ने अपनी तहजीब कायम की या वहां पर मुसलमानों ने जब अपनी हुकूमत कायम की, तो इट वॉज वंडरफुल प्लेस टू बी इन। उंदलस उस दौर में उस शहर को कहा जाता था, स्पेन को कहा जाता था, और वहां पर जो है यानी कि इल्म फजल और यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी। और उस डार्क एजेस में ये जितने भी स्कॉलर्स थे जो कि इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो यहाँ पर आकर मुसलमानों से इल्म हासिल किया करते थे, और उन्होंने ही वापस जाकर फिर रेनेसांस यानी कि जिसे निशातुस्सानिया की उनकी तहरीक कहा जाता है, उसका आगाज उन्होंने किया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अहद जो था वो इतना डार्क नहीं था जितना कि यूरोपियन हिस्टोरियंस समझते हैं। लिहाजा बर्ट्रैंड रसल ये समझता है कि इट इज इंसुलर फॉर यूरोपियन हिस्टोरियंस, कि यूरोपियन हिस्टोरियंस बहुत तंग नजरी का मुजाहरा करते हैं, वो मुसलमानों की अजमत को तस्लीम नहीं करते हैं जब वो कहते हैं कि ये दौर डार्क एजेस था, क्योंकि यूरोप के वो हिस्से जहां पर मुसलमान हुकूमत कर रहे थे वो डार्क नहीं थे, बल्कि वहां पर एक शानदार तहजीब थी, वहां पर आज़ादी थी, फिक्र की, सोच की, इजहार की, और मजहबी आज़ादी और हर किस्म के हुकूक लोगों को उस वक्त हासिल थे। और इस्लाम ने जो है जदीद साइंसी उलूम की बुनियाद जो थी उस दौर के अंदर रख दी थी। तो इट वाज नॉट अ डार्क एज। और उसके साथ ही साथ जो है उस दौर के अंदर टैंग डायनेस्टी भी दुनिया के अंदर मौजूद थी, चाइना की, जो कि इक्वली ग्लोरियस और इक्वली वंडरफुल थी। और हर लिहाज से, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो किसी भी सिविलाइजेशन का, तो इट इज नॉट राइट टू कॉल दिस एज द डार्क एज अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल। और इस किस्म की इंसुलैरिटी या तंग नजरी का मुजाहरा यूरोपियन हिस्टोरियंस को नहीं करना चाहिए। Question number 2, students, on what grounds does the author argue that communism is the most modern and virulent form of Western imperialism? Western imperialism, students, आप जानते हैं 18वीं और 19वीं सदी का दौर, जिसके अंदर यूरोप ने कब्जा करना शुरू किया बहुत सारे अफ्रीकी और एशियाई ममालिक के ऊपर, और यहाँ के वसाइल और यहाँ की जो रिसोर्सेज थे वो यहाँ से वो लेकर जाते थे, और उन्होंने अपनी कौमों को इससे अमीर बनाया। तो ये इंपीरियलिज्म जो था एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी जिसको कि उस दौर के अंदर कॉलोनाइजेशन भी कहा जाता था, कॉलोनियलिज्म। ठीक है, और हम लोग जो थे वो एक किस्म की कॉलोनीज थी इन मुल्कों के लिए। और ये लोग जो थे यानी कि किंग जो होता था इनका, वो यूरोप के अंदर इंग्लैंड में, स्पेन में या दूसरे पुर्तगाल के इलाकों में जो है, या फ्रांस में जो है वो बैठे होते थे, और वहां से बैठकर जो है इनके जो नुमाइंदे होते थे, जो वायसराय की सूरत में इन मुल्कों के अंदर होते थे, वो यहाँ पर हुकूमत करते थे और वहां के बादशाह की मर्जी को यहाँ पर चलाया करते थे। और मकसद यही होता था कि यहाँ के वसाइल को जो है अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना। तो बर्ट्रैंड रसल ये समझता है कि वेस्टर्न लिबरलिज्म जो है वो तो 1950 के बाद जो है खत्म होता जा रहा है और दुनिया तेजी से जो है आजाद होती जा रही है वेस्ट के तसल्लुत से, लेकिन अब एक और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक और फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म दुनिया के अंदर आ रहा है जिसको कि कम्युनिज्म कहा जाता है, और ये रशिया के अंदर शुरू हो रहा है। और वो समझता है कि अगर नई आजाद होने वाली
एशियन कौमें कम्युनिज्म का शिकार हो गई तो वो फिर एक दफा दोबारा से इंपीरियलिज्म का शिकार हो जाएंगी, यानी कि वो दोबारा से जो है अपनी आजादी और अपनी इज्जत जो है वो गंवा बैठेंगी। लिहाजा इट्स अ मोस्ट मॉडर्न एंड विरुलेंट फॉर्म ऑफ वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। और इसकी दो वजह वो बताता है स्टूडेंट्स। एक वजह तो ये है कि कम्युनिज्म अपना तसल्लुत हमेशा मिलिट्री पावर के जरिए से लोगों के जहनों पर और लोगों के ऊपर जो है वो जमाता है, यानी कि दलील की बात को इतना नहीं सुनते बल्कि ताकत के जरिए अपना एजेंडा जो है दुनिया के ऊपर नाफिज करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ जो है इसकी फिलॉसफी जो है वो जर्मन है, यानी कि जैसे जर्मन समझते थे कि हम दुनिया की बेहतरीन कौम है और हम जैसे सोचते हैं वो उस जैसा कोई भी नहीं सोच सकता है, तो तकरीबन ऐसा ही सोचने का अंदाज इनका है। लिहाजा बर्ट्रैंड रसल इस चीज को मानता है कि नई आजाद होने वाली कौमें जो हैं उनको इस नई जो इंपीरियलिज्म की फॉर्म है इससे बचना होगा, अदरवाइज उनकी आजादी उनके लिए कोई भी फायदा नहीं पहुंचा सकेगी। नंबर 3, to what cause does the author attribute the power of England in the early 19th century and the power of the United States and Russia today? तो एट्रीब्यूट का मतलब होता है मंसूब करना, कि किस कॉज की तरफ जो है वो मंसूब करता है कि इंग्लैंड जो कि जहां से कि इंडस्ट्रियलिज्म शुरू हुआ था दुनिया के अंदर और उसके बाद जो है वो दुनिया में फैला, तो कहता है कि क्या कॉज है। तो जनाब कॉज तो जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मशीनों का आना है। और हकीकत में जो पास्ट में अगर इंग्लैंड दुनिया के ऊपर राज करता था और उसका सूरज जो था वो कहीं भी गुरूब नहीं होता था, यानी कि कहा जाता है कि ताजे बरतानिया में सूरज कहीं गुरूब नहीं होता, तो उसकी वजह यही थी कि हर जगह पर उनका राज था और उसकी बेसिक वजह यही थी कि मशीनी पावर उनके पास थी। साइंस के मैदान में साइंटिफिक टेक्निक्स के जरिए से उन्होंने दुनिया पर कब्जा किया हुआ था। और आज के दौर के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया जो इतने पावरफुल हैं, तो उसकी बेसिक वजह भी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो लिहाजा इट्स अ मींस ऑफ परसिवियरेंस एंड प्रिजर्विंग वंस इंडिपेंडेंस, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग भी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के मैदान में आगे बढ़ें, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में। नंबर 4 है why does the author consider it useless to resist industrialization? ऑथर ये समझता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ जो है रेजिस्ट करना, मुजाहिमत करना बेकार है, और उसकी वजह यही है कि इंसान जो है वो आसानी चाहते हैं और मशीनें जिंदगी के अंदर आसानियां लेकर आती हैं। तो लिहाजा जहां कहीं भी थोड़ी बहुत तहजीब होगी, सिविलाइजेशन होगी, तो वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ने यानी कि मशीनों ने आना ही आना है। लिहाजा बजाय इसके कि हम इसके खिलाफ रेजिस्ट करें, हम इसको अपनाएं और इसको इंसानों की भलाई के लिए यूज करें। नंबर 5, does the author welcome cultural uniformity or not? How does he justify his attitude? कि क्या ऑथर कल्चरल यूनिफॉर्मिटी के दुनिया का कल्चर एक जैसा हो जाए, क्या वो इस बात को पसंद करता है? तो बिल्कुल नहीं जनाब। बर्ट्रैंड रसल इस बात से मुत्तफिक है कि कल्चरल यूनिफॉर्मिटी दुनिया के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रंगारंगी से ही जो है दुनिया की एक रौनक है। अगर सब लोग एक जैसे हो जाएं, एक जैसा लिबास पहने, एक जैसे उनके अंदाजो अतवार हो जाए, एक जैसा उनका जिंदगी गुजारने का स्टाइल हो जाए, एक जैसे यानी कि उनका कल्चर और तहजीब हो जाए, तो फिर दुनिया जो है वो बड़ी ही फीकी और जो है बड़ी ही बदमजा सी लगेगी। लिहाजा कल्चरल यूनिफॉर्मिटी को जो है वो किसी भी तौर पर जो है वो पसंद नहीं करता है, बल्कि वो कहता है कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए इसके बजाय दुनिया के अंदर, और हमें एक दूसरे के कल्चर को एक्सेप्ट करना चाहिए, एक दूसरे के कल्चर को वेलकम करना चाहिए और एक दूसरे के कल्चर की अच्छी बातों को हमें सराहना चाहिए और उसको अपनी लाइफ के अंदर भी लेकर आना चाहिए। तो कल्चरल यूनिफॉर्मिटी इज नॉट अ गुड थिंग। तो ये उसकी एक जस्टिफिकेशन है कि कल्चर यूनिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। नंबर 6 है स्टूडेंट्स के हाउ इज ट्रेडिशनल कल्चर थ्रेटेंड इन एन एज डोमिनेटेड बाय साइंस एंड मशीनरी? कि जो ट्रेडिशनल कल्चर है वो जो है थ्रेटेंड है, उसको खतरा है, वो तेजी से खत्म हो रहा है एक ऐसे अहद के अंदर जिसमें साइंस और मशीनरी जो है उनकी पूजा की जा रही है, यानी कि उनको जिंदगी के अंदर जो है लाया जा रहा है, और साइंटिफिक वे ऑफ लाइफ और साइंटिफिक एटीट्यूड जो है वही जिंदगी के अंदर जो है हर जगह पर नजर आ रहा है। तो उसकी बेसिक वजह स्टूडेंट्स ये है कि जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम साइंटिफिकली उनको प्रूव नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाहर के मौसम में हमारे यहाँ पर जो है अगर बसंत का त्यौहार मनाया जाता था तो साइंटिफिकली इसकी कोई तौज़ीह नहीं है। हाँ, या अगर बहुत सारे मुल्कों के अंदर बाहर के मौसम के अंदर जो है और बहुत सारे मेले और बहुत सारी खुशियों का इजहार किया जाता था, या बहुत सारे त्यौहार मुख्तलिफ मजहबों के अंदर जो होते हैं, तो अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनकी कोई तौज़ीह नहीं बनती है। लेकिन क्या है
कि ये जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, इंसानों को एक दूसरे से मिलने का मौका देते हैं, इंसानों को यानी कि खुशी का एक मौका देते हैं। तो लिहाजा इन त्योहारों से और इस कल्चरल यानी कि डाइवर्सिटी से और इन कल्चरल एक्टिविटी से जो है लाइफ खूबसूरत हो जाती है। लेकिन जब हर चीज को साइंस की बुनियाद पर देखा जाएगा तो फिर ये सारी चीजें हमें बेकार लगना शुरू हो जाएंगी। लिहाजा वो समझता है कि कल्चर जो है उसको बहुत बड़ा खतरा है साइंस और मशीनरी की एड्यूलेशन से। एड्यूलेशन कहते हैं किसी चीज को हद से ज्यादा उसकी खुशामद करना या पूजा करना। तो लिहाजा वो समझता है कि हमें हद से ज्यादा साइंटिफिक नहीं हो जाना चाहिए। जिंदगी के अंदर कल्चर और पोइट्री और दूसरी बहुत सारी खूबसूरत चीजें जो त्योहार हैं उनकी बहुत जबरदस्त गुंजाइश है और उनको कायम रहना चाहिए ताकि हमारे मुआशरे खूबसूरत रहें और हम जिंदगी को एंजॉय कर सकें। What reason does the author give for his opinion that the nations of Asia will not find it hard to keep their independence? कि क्या वजह वो बयान करता है कि एशियन नेशंस जो हैं, जो कि अब आज़ाद हुई हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको ज़्यादा हथियार जमा करने की ज़रूरत नहीं है, उनको मिलिट्राइजेशन की ज़रूरत नहीं है और बड़े बड़े ख़तरनाक हथियार बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी अपनी आज़ादी को प्रिजर्व करने में। तो उसकी बेसिक वजह वो यही बयान करता है कि जनाब दुनिया दो हिस्सों के अंदर डिवाइडेड है और इन दोनों हिस्सों की मौजूदगी के अंदर, दो ब्लॉक्स की मौजूदगी के अंदर, एक रशियन ब्लॉक और एक अमेरिकन ब्लॉक, तो कोई भी ब्लॉक जो है किसी दूसरे मुल्क के ब्लॉक के अंदर शामिल मुल्कों के ऊपर जो है वो कब्जा करने की जरूरत नहीं कर सकता है, और अगर वो करेगा तो जो दूसरा ब्लॉक है वो उसकी मदद करेगा। और इसकी एक ताजा मिसाल जो है स्टूडेंट्स आप यूक्रेन के अंदर देख सकते हैं कि देखें कैसे रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर कब्जा किया तो जो है पूरे का पूरा जो है यूरोपियन ब्लॉक और अमेरिकन ब्लॉक जो है वो यूक्रेन की मदद कर रहा है। रशिया इज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट कि वो अपना कब्जा उसके ऊपर जो है वो बरकरार रख सके। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं इस जदीद दुनिया के अंदर जिसमें इन दोनों ब्लॉक्स की मौजूदगी के बावजूद जो है वो बाज मुल्कों ने दूसरे मुल्कों के ऊपर सिर्फ इसलिए कब्जा कर लिया कि वो कमजोर थे और उनके पास हथियार नहीं थे। नंबर 8, what in the author's view has been the most serious flaw in the character of West over the last few centuries? के जो वेस्ट का जो कैरेक्टर था पिछले 200-300 सालों के अंदर, जिसमें उसने बहुत ज्यादा साइंटिफिक यूं समझे कि सुप्रीमेसी हासिल कर ली और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के ऊपर कब्जा कर लिया, तो उनके कैरेक्टर के अंदर सबसे बड़ा फ्लॉ क्या था, सीरियस नुक्स क्या था उनके कैरेक्टर के अंदर? तो जनाब बर्ट्रैंड रसल के नजदीक जो सबसे बड़ा नुक्स था वेस्ट का वो यही था कि उसने दूसरी कौमों की इज्जत करना नहीं सीखी। उसको जो ताकत मिली साइंस की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, तो उसने उसको इस कदर जो है बदमस्त कर दिया कि उसने दुनिया की कौमों को जो है वो कुचल कर रख दिया, मस्क करके रख दिया, और दुनिया की कौमों के अंदर अब उनके खिलाफ एक नफरत पैदा हो गई। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ था और म्यूचुअल रिस्पेक्ट उनको आनी चाहिए थी दुनिया की दूसरी कौमों की, उनको मदद करनी चाहिए थी कि वो भी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ सकें ताकि दुनिया के अंदर से जहालत खत्म हो, गुर्बत खत्म हो और दुनिया एक अमन का गहवारा बन जाए, बजाय इसके कि मुल्क ताकतवर होकर दूसरे मुल्कों के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ऑथर समझता है कि ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ था वेस्ट का, दूसरे मुल्कों की इज्जत ना करना और दूसरे मुल्कों के ऊपर कब्जा करना, और इससे जो है दुनिया के अंदर बदअमनी बढ़ी। Next question number 9 is students के what parallels may be drawn between the decline of the power of Europe at the end of the Roman Empire and the decline in the power of Europe since 1914? तो जनाब 1914 स्टूडेंट्स वो दौर है जब पहली जंग अजीम शुरू हुई, और पहली जंग अजीम स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि वो जर्मनी ने जब हमला किया यूरोप के ऊपर, तो उस वक्त जो है वो शुरू हुई, और उसके बाद जो है यानी कि ये जंग 1919 तक चली और वेस्ट बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। और दूसरी जंग अजीम 1939 में शुरू हुई जो कि 1945-46 तक चली, और दोनों जंगों में वेस्ट बहुत बुरी तरह से जो है वो कमजोर हुआ, वीक हुआ, और उसने जो कब्जा किया हुआ था बहुत सारी एशियन नेशंस के ऊपर, उसको वो कब्जा छोड़ना पड़ा। तो लिहाजा यूं समझे कि इट वाज द डाउनफॉल ऑफ वेस्ट। और बिल्कुल जैसे इन दोनों जंगों में जर्मन्स ने मोस्ट इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया था वेस्ट के डाउनफॉल में, तो बिल्कुल वैसे ही जनाब 5वीं सदी ईस्वी के अंदर रोमन एम्पायर जो कि दुनिया की एक बहुत ताकतवर एम्पायर थी, उसको कमजोर करने में जो जर्मन्स जो थे उनके हमलों ने बहुत अहम किरदार अदा किया। जर्मन्स जो कि बजाते खुद ऑक्सीडेंटल्स थे यानी कि यूरोपियंस थे, उन्होंने रोमन एम्पायर के ऊपर हमले किए और रोमन एम्पायर बहुत ज्यादा वीक हो गई। तो उसके डाउनफॉल की एक वजह जो थी वो
जर्मन्स भी थे उस दौर के 5वीं सदी ईस्वी के अंदर, और लिहाजा दोनों टाइम्स, चाहे वो 5वीं सदी ईस्वी हो उस वक्त का यूरोप हो, चाहे वो 20वीं सदी हो यानी कि 1914 से 1919 और 1939 से 1946 की जो 2 वर्ल्ड वॉर्स थी, दोनों के अंदर जर्मन्स ही ने बुनियादी किरदार अदा किया वेस्ट के अंदर कमजोरी पैदा करने का। और आखिरी सवाल है स्टूडेंट्स के व्हाट इन द ऑथर्स ओपिनियन शुड एशियन कंट्रीज एक्सेप्ट फ्रॉम द वेस्ट एंड व्हाट शुड दे रिजेक्ट। तो जनाब बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बर्ट्रैंड रसेल इस हवाले से कहता है कि एशियन कंट्रीज जो कि आजाद हुई हैं, उन्हें ये जो असले की दौड़ है और नए नए हथियार बनाने का शौक है और दुनिया के ऊपर जो कब्जा करने का शौक है, कमजोर कौमों को अपने तसल्लुत में लेने का शौक है, ये जो टेंडेंसी है यूरोप की, उसको इन्हें रिजेक्ट कर देना चाहिए, इसको उन्हें रद्द करना चाहिए, क्योंकि इससे दुनिया में अमन नहीं होगा और ना ही उनकी अपनी आजादी जो है अच्छे तरीके से बरकरार रह सकेगी। हाँ, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए यूरोप से क्या, साइंटिफिक टेक्निक्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो उनसे इंडस्ट्रियलाइजेशन सीखें, साइंस के मैदान में आगे बढ़ें, बजाय इसके कि वो इस किस्म की सोच वेस्ट से हासिल करें जो कि दुनिया में मजीद जंगों का सबब बने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस के हवाले से, जो कि आप लिख सकते हैं। और उर्दू में मैंने इसलिए बयान किए कि आप इंग्लिश में खुद लिखेंगे तो यकीनन आपकी लर्निंग ज्यादा होगी, आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। और जरा मुझे इस हवाले से अपनी एक फीडबैक दीजिएगा कि आपको इस अंदाज में क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करना किस कदर अच्छा लगा और क्या हमें यह सिलसिला जारी रखना चाहिए या नहीं। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम।